అందరికీ నమస్కారం. ప్రొఫెసర్ డిఎన్ రెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు, మురళి గారు, కోదండరామ్ గారు, रवि गारू, किरण गारू और यहाँ तेलंगाना के तमाम प्रगतिशील आंदोलनों के नेतृत्व और जितने भी किसान आंदोलन हैं उनके प्रतिनिधि. सबसे पहले तो मैं रैयतु स्वराज वेदिका को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश के किसान का बहुत बड़ा जो सवाल है उसको जीवित रखा है. मैं प्रोफेसर डीएन रेड्डी को विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ. सर, ये आपने केवल तेलंगाना नहीं, आपने ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है, ये रिपोर्ट इस देश के किसान के लिए सेवा है, क्योंकि ये इस देश के हर इलाके की समस्या है, हर जगह का मुद्दा है. आप लोगों ने इसे उठाया है, जीवित रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबसे हम सीखेंगे. मुझे सिर्फ 3 बात कहनी है. पहली नैतिक, दूसरी नीतिगत, तीसरी राजनैतिक. एथिकल, पॉलिसी, पॉलिटिकल. नैतिक बात बड़ी सीधी सी है और मैं अपना उदाहरण लेके कहता हूँ. मैं हरियाणा से हूँ. दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है. मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है मेरे अपने नाम पे. 2 एकड़ मेरे परिवार ने गांव के लिए, बच्चों के खेलने के लिए एक स्टेडियम बना दिया है. बाकी 2 एकड़ मेरे पास अभी भी है. मैं दिल्ली में रहता हूं और खेती कब होती है, कब उसमें बीज लगता है, कब फसल आती है, मुझे नहीं पता. तो खेती कौन करता है? मेरे परिवार के एक मित्र हैं, मैं उन्हें भाई साहब कहता हूँ, रामस्वरूप भाई साहब. उनका परिवार पिछले 30-40 साल से उस पर खेती करता है. जो खेती का नफा नुकसान है, नफा है तो उसमें मेरा हिस्सा है, नुकसान है तो उनका है ना. अगर बारिश हो जाए तो उनकी समस्या है, दाना निकल आए तो मेरा अधिकार है ना. फसल बेचनी हो तो उसमें मेरा हिस्सा है. हमारे यहां रैयत बंधु है नहीं तो वो नहीं मिलता, लेकिन अगर मिलेगा तो मेरे अकाउंट में आएगा, उनके पास नहीं जाएगा. आप ही बताइए ये कौन सा न्याय है? संयोग ऐसा है कि मेरे परिवार के बहुत अच्छे संबंध है, तो और मेरे पिताजी ने शुरू कर दिया था कि जो कुछ होगा वो उनको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा. लेकिन ऐसा गांव में तो नहीं होता, बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते. ये कैसा न्याय है? आपने सही कहा कि ये मकान मालिक और किराएदार का संबंध नहीं है. किराएदार मकान में रहता है, कुछ करता नहीं है मकान में. जो बटाईदार, हमारे इधर बटाईदार बोलते हैं, ठेका बटाईदार. बटाईदार जमीन में अपनी मेहनत लगा के फसल पैदा करता है. उसका सारा रिस्क, सारा जोखिम उसके सर पे रहता है. और ये देश अगर किसान के लिए कोई विशेष स्कीम लाता है तो इसलिए कि किसानी एक व्यवसाय नहीं है, एक धंधा नहीं है. किसानी इस देश का आधार है और अगर वो है तो अपने हाथ से जो खेती करता है वो उसका हकदार है. जिसके पास पट्टा है वो उसका अधिकार नहीं है. इसलिए आपने जो पहला सवाल पूछा है और बहुत बड़ा सवाल पूछा है, किसान कौन है, रैयतु कौन है? रैयतु वो है जो अपने हाथ से खेती करे. उस लिहाज से मैं रैयतु नहीं हूं, मैं जमींदार हूं, जमीन का मालिक हूं, मेरा खेती से संबंध है. लेकिन जो अपने हाथ से खेती कर रहा है, किसान तो वो है.
और किसान का सारा फायदा उसे मिलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि किसान संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, आप लोग आए हैं, और किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम प्रगतिशील आंदोलनों के साथी यहाँ आए हैं, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले तक ये दो अलग अलग धाराएं थी। किसान आंदोलन भूस्वामी का आंदोलन था, और जो टेनेंट है या भूमिहीन किसान है, उसके लिए किसान आंदोलन काम नहीं करता था। दो अलग अलग आंदोलन थे। लेकिन आपने AIKSCC का जिक्र किया। AIKSCC पहला समय था जब देश के किसान आंदोलनों ने और भूमिहीन किसान के आंदोलनों ने मिलकर फैसला किया कि हम सब किसान हैं। और जब संयुक्त किसान मोर्चा बना तो संयुक्त किसान AIKSCC की तरफ से हमने चार्टर इशू किया था, और उस चार्टर में किसान आंदोलन की तरफ से हमने पहली बार टेनेंट फार्मर के इशू को उसमें शामिल किया था कि टेनेंट फार्मर की जो मांग है ये किसान की मांग है। तो अब इस देश में 3 अलग अलग आंदोलन नहीं है, भूस्वामी का, टेनेंट फार्मर का, भूमिहीन का नहीं, सब एक आंदोलन है, और ये किसान का आंदोलन है, रैयतों का आंदोलन है। मुझे बेहद खुशी है कि आपने इस मायने में लीड ली है और आप देश को रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये तो थी नैतिक बात। अब नीति, पॉलिसी की बात मैं कहता हूं। देश भर में ये एक दिक्कत है कि टेनेंट को हक तो मिलना चाहिए, लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे, ये एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि किसान भूस्वामी जो है वो डरता है। भूस्वामी को लगता है कि अगर कागज में लिख दिया टेनेंट का नाम तो मेरी जमीन गई। ये पुराना डर है, पूरे देश में है। इसके लिए आपने आंध्र प्रदेश में, और अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में आपने एक रास्ता निकाला जो बिल्कुल सही रास्ता है। भूस्वामी को कहिए जमीन बेचने का अधिकार तुम्हारा है, जमीन की मिल्कियत तुम्हारी है, बेचने का अधिकार तुम्हारा है, जमीन को मॉर्टगेज करके लोन लेने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फसल बेचने का अधिकार टेनेंट का है। फसल के बेसिस पे लोन लेने का अधिकार टेनेंट का है। फसल के लिए फर्टिलाइजर की कोई जो सब्सिडी है वो टेनेंट की है। बिल्कुल साफ 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो ये जो पुरानी समस्या थी कि किसान भूस्वामी डरता था, उसका आपने समाधान कर दिया। और जो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, सच बात यह है कि गांव में हर व्यक्ति को पता होता है। गांव में किसी से पूछ लीजिए आप कौन सी जमीन पे कौन फसल खेती कर रहा है, हर व्यक्ति जानता है इस चीज को, कोई छुपी हुई बात नहीं है ये। तो पंचायत में बैठा के कर लो, ओपन मीटिंग कर लो, ग्राम सभा की, बता दो। तो इसके बाद भी क्यों नहीं होता है? मैं समझता हूं इसको रिकॉग्नाइज करने वाला 2011 का आपका जो कानून है वो पूरे देश का सबसे प्रगतिशील कानून था। जब मैंने पहली बार इस कानून के बारे में सुना तो मैं हरियाणा में बोलता था कि हमें आंध्र प्रदेश से सीखना चाहिए। उस समय आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक था। तो मैं कहता था हमें आंध्र प्रदेश से सीखना चाहिए, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना खुद ही डाउन हो गए। कानून बना के आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने मतलब आपकी सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब मैं हरियाणा में जाके क्या बोलूं? अब मैं कुछ बोल नहीं सकता उन्हें कि भाई क्या सीखें, क्योंकि ये तो लागू ही नहीं हुआ। लेकिन सॉल्यूशन है, और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की नहीं है, प्रॉब्लम ऑपरेशनल नहीं है, प्रॉब्लम पावर इक्वेशन की है। प्रॉब्लम इसकी है कि जिसके पास ताकत है
वो छोड़ना नहीं चाहता, और जिनके पास ऊपर ताकत है वो इस नीचे के ताकतवर आदमी से डरते हैं। असली प्रॉब्लम ये है, ये कोई पॉलिसी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये लोकल पावर इक्वेशन की प्रॉब्लम है। तीसरी बात राजनीतिक। जब 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ तो हम लोगों ने यहां आकर कांग्रेस का समर्थन किया था। हम कांग्रेस से नहीं हैं। इस कमरे में बैठे हुए अधिकांश लोगों के, यहां बैठे हुए सब लोगों का पूरा जीवन कांग्रेस का विरोध करते हुए बीता है। कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन करना, धरना करना, लाठी खाना, जेल जाना, सब किया। लेकिन हम लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया, इसलिए नहीं कि हम कांग्रेस से थे, इसलिए नहीं कि कांग्रेस से हमें कुछ मिलना था, मगर हमें लगा कि राज्य के, तेलंगाना के हित में यह है कि इस वक्त बीआरएस सरकार, जो कि जन विरोधी हो चुकी थी, उस सरकार को निकाला जाए, बीजेपी को दूर रखा जाए और कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए। यहां प्रोफेसर सुकुमार बैठे हैं, सारा समय 3 महीना यहां बैठ के दिन रात कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे थे तमाम समुदायों से। हमने प्रोफेसर साहब से स्पेशल अपील करवाई, हरगोपाल जी से, मतलब हरगोपाल जी कांग्रेस के लिए अपील कर रहे हैं, ये देख के लोगों को विचित्र लगता था। तमाम साथियों ने अपने, प्रोफेसर मुरली गारू बैठे हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की। कोदंडराम सर को तो हमने हर स्टेज पे खींचा, इसलिए नहीं कि हमें कांग्रेस से कोई प्यार था, इसलिए कि रेवंत रेड्डी गारू ने एक चिट्ठी लिखी थी किसानों के लिए, इसलिए कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणाएं की थी किसानों के लिए, मजदूर के लिए, लोकतंत्र के लिए, वायदे किए थे तेलंगाना की जनता को। 6 गारंटी इन्होंने दिया था, इसलिए हमने समर्थन किया था। इसलिए आज जब सरकार है तो हमें सरकार से कुछ नहीं लेना। सरकार ने प्रोफेसर हरगोपाल को कहा कि आप कमीशन के चेयरमैन हो जाओ, इन्होंने कहा मैं नहीं होना, मैं वो लेने के लिए नहीं आया। मुरली गारू ने वो जॉब स्वीकार किया, लेकिन जब देखा काम नहीं हो रहा छोड़ दिया उसको। तो कुर्सी नहीं चाहिए, आप अपने वादे पूरा करो, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस सरकार से। लेकिन जब हमने इसका समर्थन किया, जब हमने तेलंगाना की पब्लिक के सामने जाके बोला कि आप वोट दीजिए, तो हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम इस सरकार से पूछें कि आप वो काम क्यों नहीं कर रहे। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख है, निराशा है कि ये वायदा इस सरकार ने पूरा नहीं किया, जबकि कानून बना हुआ है। आपको तो कोई नया कानून नहीं बनाना, कानून तो रेडीमेड है, आपको तो इंप्लीमेंट करना है, एक जियो लाना है। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करने, अमेंडमेंट कर लीजिए, रूल्स को रीनोटिफाई कर लीजिए, ये तो सरकार के लिए एक दिन का काम होता है। तो मुझे दुख है, निराशा है, लेकिन मुझे आज भी उम्मीद है। रेवंत रेड्डी गारू से, मैं जानता हूं मीडिया के साथी बैठे हैं, रेवंत रेड्डी गारू से मैं अपील करना चाहता हूं। आपने इतनी सुंदर चिट्ठी लिखी थी, आगे से आपकी चिट्ठी पे कौन विश्वास करेगा अगर आप इसे लागू नहीं करेंगे। मैं रेवंत रेड्डी गारू से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं उनसे मिला हूं कई बार, बहुत स्नेह से मिलते हैं मुझसे, मुझे कोई उनसे व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, राजनीति का न्यूनतम कायदा है कि जो आप वायदा करें उसे पूरा करें। 3 वर्ष हो गए हैं, यह वायदा पूरा नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि आने वाले असेंबली सेशन में आप इस वायदे को पूरा करेंगे।
और अगर नहीं होता है, और अगर हमारे तमाम साथी धरना पे बैठते हैं, तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं दिल्ली से आके आपके साथ उस धरना पे बैठूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो काम कर रहे हैं ये पूरे देश के लिए रोशनी दिखाने का है। ये सिर्फ 22 लाख तेलंगाना के नहीं है। सो पूरे देश में कम से कम 2-3 करोड़ किसान परिवार हैं। आप लोग उन करोड़ों लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोगों के संघर्ष को मैं सलाम करता हूं और उसमें जुड़ के जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।